देश के किसी भी चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उठाइए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, शिक्षा किस क्रमांक पर रहता है। शिक्षा अंतिम के 1-2 ऊपर रहता है। उठा के मैनिफेस्टो देखिएगा। तो जब तक हमारी जागरूकता इतनी नहीं होगी कि हम चुनाव देने के प्राथमिकताओं में अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखने की बाध्यता पैदा कर दें राजनीतिक दलों में, तब तक किसी की भी सरकार हो, हमारी इस भावना को वो प्राथमिकता देने में शायद गुंजाइश नहीं होगी। मैं बहुत बेबाकी से बात कर रहा हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो भारत सरकार ही देगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया आपने पूछा, हमने प्रक्रिया हमारी सीबीएसई से बहुत सरल है। हमारे मॉडल बायलॉज में ही, जो अब सीबीएसई भी थोड़ा फॉलो कर रही है, हमने बना दिया था। जब मैं चूंकि सिविल सर्विसेज में रहा हूं, मैं मजबूरियां जानता था, एनओसी की प्रक्रियाओं की भी मजबूरियां जानता हूं कि कितने वक्त लगते हैं, कितनी लक्ष्मी लगती हैं, सब वो मुझे पता है। तो उसके लिए फिर हमने ही प्रस्ताव रखा था और शासन ने मान लिया था मॉडल बायलॉज में कि जो हमें अप्लाई करेगा बोर्ड को, विद्यालय, उसके लिए जो हमारे लिए निर्धारित डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अप्लाई कर देगा, हम एनओसी उससे पहले नहीं मांगेंगे। हम उसके सारे डॉक्यूमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की वेबसाइट पर डाल देंगे प्रदेश के। अगर 30 दिन में उनकी कोई आपत्ति सुझाव नहीं आता है तो बोर्ड विल प्रोसीड फॉर एफिलिएशन। ये हमारा प्रोविजन है। और 2 वर्ष तक तो सीबीएसई ने मशक्कत करके इसका विरोध किया था, लेकिन अब सीबीएसई ने जैसे ही देखा कि हमारा रथ आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो उन्होंने भी कर लिया कि अब हम भी 30 दिन के लिए भेजेंगे। अगर नहीं आया कोई आपत्ति तो हम 15 दिन और एक नोटिस भेजेंगे। अभी भी थोड़ा सा लगाए हैं लटका कि फिर एक रिमाइंडर भेजेंगे, इसके बाद भी नहीं आएगा तब हम प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन हमारी ओर वो भी मुड़ रहे हैं। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे थे पीछे ना कि सरकार एक मुश्त क्यों नहीं कर रही है, जब हम एक प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनकी ओर आगे धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, बाकी अलाइन करते जाएंगे, फिर एक धारा में आ जाएंगे। दूसरा, जमीन का मानक हमने शुरू में सीबीएसई के अनुरूप रखा, क्योंकि सीबीएसई के चेयरमैन भी हमारे मेंबर हैं, डायरेक्टर एनसीईआरटी भी मेंबर हैं। उस समय चर्चा में हुआ कि भाई ये मानक तो इसी तरह होगा। लेकिन जब मैं पूरे देश में दौरा किया, सारे राज्य सरकारों के मानकों का अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन के बाद देखा कि जब सीआईएससी, आईसीएससी अगर 2000 वर्ग मीटर में दे सकती है और सारी राज्य सरकारें उसको एनओसी भी दे रही हैं 2000 वर्ग मीटर पर, तो हमें क्या दिक्कत है 2000 वर्ग मीटर देने में। तो इसलिए हमने भी प्रावधान कर दिया कि हम भी 2000 वर्ग मीटर में अर्बन रूरल दोनों में मान्यता दे देंगे। जमीन को 6000 8000 के लिए बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर हमने उसमें दिया है कि जो एनसीएफ का मानक है कि कितना कमरा होना चाहिए, कितने कमरे पर कितने बच्चे अलाउ होने चाहिए, लाइब्रेरी कितनी कंप्यूटर लैब, कितनी जनरल लैब, कितनी तीनों विशिष्ट लैब, ये जो, और वहाँ का जो अथॉरिटी का जितना निर्माण की परमिशन है, G+2 है, G+3 है, या पहाड़ों में ग्राउंड फ्लोर ओनली, उसको देखते हुए एक जो रैशनल जरूरतें अगर पूरी करता है तो हम अपने कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, पेडागोजी, मूल्यांकन पर ज्यादा दबाव देंगे, शिक्षक प्रशिक्षण पर ज्यादा देंगे, न कि कमरों की इतनी भव्यता पर कि जिससे कि आम अभिभावकों के बच्चे वहां अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम न हो और बजट स्कूल उसको विद्यालय को स्थापित करने में भी अक्षम हो जाएं। इन दोनों के बीच का संतुलन, गुणवत्ता और उपयोगिता, अर्थवत्ता, रेलिवेंस, यथार्थ, दोनों के बीच में जो संतुलन हो सकता है उसको देखते हुए हमने रखा है। विस्तार के लिए हमारी वेबसाइट देख लीजिएगा, वरना अब हम चर्चा करना शुरू करेंगे तो आप सूर्यास्त हो जाएगी इस पर, मानकों पर।
लेकिन मानकों में अगर फिर भी कोई भ्रम होगा पढ़ने के बाद वेबसाइट, तो ये हमारे ब्रजमोहन जी हैं, यहाँ से और कौन रहेगा प्रतिनिधि मिर्जापुर से, अश्विनी पांडे जी हैं, ये लोग, आप लोग नंबर नोट करा दीजिएगा। आप इनसे बात करेंगे या जो मेल हमने नोट कराया उस मेल पर आप सीधे क्वेरी करेंगे, आपको कस्टमाइज जवाब मिल जाएगा। और अपना टेलीफोन नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे तो कोई ना कोई फ़ोन करेगा। और कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा आपका, जो हमारे सामान्य लोग आपसे बात करने में अक्षम होंगे, जिनको टोटलिटी में पूरी बात नहीं मालूम होगी, तो मैं स्वयं भी फ़ोन करूंगा आपको और उसके बाद आपका निराकरण करने की कोशिश करूँ। डॉक्टर साहब, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जिस ज्ञान परंपरा को देश में लागू करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी को चाहता है और विद्या भारती के माध्यम से हजारों विद्यालय भी उनके चल रहे हैं, तो उनकी क्या भूमिका है इसमें? विद्या भारती और भारतीय शिक्षण मंडल के भी पदाधिकारी भारतीय शिक्षा बोर्ड के सदस्य हैं और उनके विद्यालयों को कैसे जोड़ना है इस पर उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है आदरणीय कृष्ण गोपाल जी से। उस संदर्भ में वार्ता चल रही है, लेकिन ऑलरेडी भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री शंकरानंद जी और विद्या भारती के संयुक्त मंत्री एक्स ऑफिसियो हमारे बोर्ड के सदस्य हैं। पॉलिसी मेकिंग में वो लोग भी साथ रहते हैं। करिकुलम में संस्कृत उत्थान न्यास के अतुल कोठारी जी भी अपना ही कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, अब मैं आग्रह करूंगा ब्रजभवन से कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से जिलाधिकारी महोदय का स्वागत कर दीजिए। इसके बाद आपका आशीर्वाद देकर के पूर्णता की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस विद्यालय के डायरेक्टर आदरणीय श्री अमरजीत सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी का अंग वस्त्रम के द्वारा स्वागत करेंगे। अजय, मैं भाई ज्वाला जी से निवेदन करूंगा कि आप चेयरमैन सर का, दो अपने खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो इतनी देर चर्चा में आई, उस पर क्विक रिएक्शन अपनी तरफ से हम दे सकते हैं। जैसे एक विषय आया इंडिया दैट इज भारत, इसकी अगर थोड़ा सा आप जेनेसिस में जाएंगे तो कोलंबस जब भारत के खोज करने के लिए चले तो गलती से अमेरिका पहुंच गए, और जब अमेरिका के को उन्होंने खोजा तो उन्होंने ये समझा कि वो भारत को ही उन्होंने खोजा है। तो वहाँ की जो आदिवासी जनजातियाँ थीं जिनको उन्होंने देखा, तो उनके लिए फिर उस तरह से राइट इंडियन शब्द का इस्तेमाल किया कि इंडियन है। वहाँ से वो इंडिया वर्ड शुरू हुआ, और वो जिस सेंस में रेड इंडियन शब्द रखा गया वो बहुत सम्मानजनक शब्द उनकी लैंग्वेज में नहीं था। बाद में इसीलिए फिर वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ हैं आज उनका मान सम्मान रखने के लिए धीरे धीरे वो भी ये पसंद करती हैं कि जो उनकी जनजाति का एक्चुअल नाम है उस नाम से वो पुकारे जाएं, उनको रेड इंडियन ना कहा जाए। ये तो एक इतिहास है जो भाषा का महत्व है। बाद में क्योंकि उन्होंने भारत समझ के वो खोजा था, वहाँ उन्होंने इंडियन वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। तो जब वास्तव में भारत खोजा गया तो उन्होंने फिर वो शब्द कंटिन्यू हो गया क्योंकि वो नाम के साथ जुड़ गया था। यहाँ के इतिहास के साथ इंडिया वर्ड का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि फिर बाद में सिंधु नदी को फिर इंडस वैली कह दिया गया। इंडिया के साथ फिर वो उसके बाद से वो चीज़ें जोड़ी गई। शब्द की सामर्थ्य की, जैसा सर ने एक्सप्लेन किया था कि भारत शब्द ज़्यादा मीनिंगफुल है, इसके लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन संविधान में इंडिया है और पूरे वर्ष में ग्लोबली हम लोग इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो इंडिया शब्द से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति में वो नाउन है और किसी भी नाउन से कोई परहेज किसी को नहीं हो सकता। तो जैसे इंडिया एक इस देश का नाम है, वैसे भारत भी इस देश का एक नाम है। उसको विरोधाभासी ना मानते हुए हम लोग इस प्रसंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं कि ये मन में ना सोचा जाए कि इंडिया बहुत अच्छा शब्द है और भारत रिलेटिवली कम अच्छा वर्ड है। ये कहीं हमारे मस्तिष्क में ना रहे। अगर हम सोचते हैं कि इंडिया इस देश का नाम है तो भारत भी इस देश का नाम है। और अगर आप उसके अर्थ की गहराई में जाएंगे या हिस्टोरिकली इतिहास की इम्पोर्टेंस में जाएंगे
तो भारत शब्द ज़्यादा मीनिंगफुल है और ज़्यादा यहाँ के इतिहास का या यहाँ के संस्कृति के साथ तालमेल रखता है। तो एक बात हो गई। फिर आई शिक्षा पद्धति पे बहुत देर से चर्चा हो रही है। आईबी बोर्ड आया, इतना जल्दी पॉपुलर हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं उठा। आईबी बोर्ड की इस देश को क्या जरूरत है? जैसा सर ने कहा, कोई इक्विवेलेंस भी उसका जारी नहीं है आज तक। उसके बाद जो बच्चे आईबी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य किस तरह से सुरक्षित होगा पता नहीं। लेकिन एक फैशन है कि हम उसको, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है जिस परंपरा में हम लोग रह रहे हैं कि हम पश्चिम की तरफ देखते हैं कि वहाँ कोई चीज़ है या जहाँ से उसका नाम जुड़ा हुआ है उसको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, और उस श्रेष्ठ मानते हैं, भले वो श्रेष्ठ हो या ना हो, तो उसको फॉलो करने में कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। और ये क्वेश्चन नहीं उठता है, यही मैकाले की शिक्षा पद्धति है। जब मैकाले की बात आई ना, क्यों मैकाले को क्या चाहिए था इस देश में? इस देश में उसको लीड करने वाले लोग नहीं चाहिए थे। इस देश में उसको क्लर्क चाहिए थे। इस देश में उसको ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेजों के साथ कम्युनिकेट तो करें और उनके आदेशों को इस देश के ऊपर लागू करने के लिए पूरी सक्षमता से, या दूसरे शब्दों में कहें जहाँ ज़रूरत हो क्रूरता से, जहाँ नहीं आवश्यकता हो वहाँ जो भी उनकी स्थिति है उनके अंदर उतनी ही शक्ति हो, उनका मानसिक बल उतना ही हो जिससे कि वो उस एजेंडे को इस देश में लागू कर पाए। अंग्रेज इस देश में कितने थे? इस 200 साल अंग्रेजों की गुलामी हमने किया, कितने थे? शायद ये संख्या कभी भी लाख में नहीं पहुंची थी, हमेशा कुछ हजार अंग्रेज थे। और कुछ हजार अंग्रेजों ने इतने बड़े हिंदुस्तान पर शासन किसके बूते किया? यहाँ के लोगों के बूते किया। उनकी आर्मी में कौन लोग थे? हमारे लोग थे। जिले में एक कलेक्टर अंग्रेज होता था, उसके अलावा जितने भी प्रशासनिक मशीनरी थी कौन से लोग थे? हमारे ही लोग थे। तो बेसिकली क्या था कि उनकी एक ज़रूरत एक डिफरेंट थी। उनको इस देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, जैसे अब अपना एक पुराना प्रसंग याद आता है, उसको थोड़ा सा 2 मिनट में कहना चाहेंगे। जब एनसीसी ज्वाइन किया स्कूल में, तो अब पता नहीं सही था या गलत था, लेकिन एनसीसी में एक आर्मी के ऑफिसर आए तो उन्होंने कहा साहब परेड कराने का हमारा तरीका अलग होता है, अफसर को अलग तरह से कराते हैं और सिपाही को अलग तरह से कराते हैं। हमने क्यों कराते हैं? बच्चे थे हम लोग, कहते थे साहब सिपाहियों से एड़ी ज़्यादा पटकवाते हैं और ऑफिसर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो एड़ी कम पटकवाते हैं, पैर वैसा ही पटकते हैं, देखने में एक जैसा लगता है। ऐसा होता क्यों है? कहते हैं एड़ी में एक वो होती है, नर्व होती है जो मस्तिष्क पर तक जाती है, और वो झटका देते देते ऐसे करती है कि मस्तिष्क उनका प्रश्न पूछना बंद कर देता है। सिपाही कैसा चाहिए? जो अच्छा फॉलोअर हो, जो क्वेश्चन ना पूछे कि मारे तो नहीं जाएंगे। और अफसर कैसा चाहिए आर्मी में? कि जो सारी स्थिति का आकलन करते हुए जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले पाए। समझ रहे हैं बात को? वही शिक्षा पद्धति में हुआ। अब एज इट इज हम उसको श्रेष्ठ माने कि ये बहुत श्रेष्ठ था, कि जो अंग्रेजों ने एक शिक्षा पद्धति बनाई उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये मानते हैं तो ये बहुत बड़ी मानसिक गुलामी है और उससे हमें उबरने की आवश्यकता है। अब आप जब उसको बात करोगे कि आप उभरोगे कैसे एकदम से, अब दुनिया से अलग होके आइसोलेशन में, तो नॉर्थ कोरिया नहीं बनाओगे ना देश को। आपको दुनिया को लीड करना है। लीड करना है तो जो उनका ज्ञान है उसका समावेश हमें करना है, लेकिन अपनों को उस स्थिति में लेना है कि आपका दिमाग खुला रहे। जैसे सर ने कहा ना, छोटे बच्चे को 16 लाख पर सेकंड प्रोसेसिंग है और बड़े होके 40 रह जाती है। क्यों रह जाती है? कि हमने उसको इस तरह से इस समाज में जीने का अवसर देते हैं। कुछ तो बायोलॉजिकल है, लेकिन उसके अलावा यह है कि उसके मन में कोई प्रश्न आना बंद हो जाते हैं। आज की डेट में हम लोग विद्यालयों में भी क्या करते हैं, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए, कोई बच्चा अगर लीक से हटके क्वेश्चन पूछे तो उसको प्रोत्साहित करते हैं या उसको डपट देते हैं? डांट के उसको बैठा देते हैं। डांट के बैठा देने के साथ आप उसको कौन सी संस्कृति इस विद्यालय में पैदा कर रहे हो?
आप ये कर रहे हो कि उसका धीरे धीरे हम लोग जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो बच्चा भी आ जाए। हम लोगों की स्थिति क्या है? प्रश्न आना दिमाग में समाप्त हो गए। रेज द क्वेश्चन विद इन दैट डॉटेड लाइन्स जो आपकी किताब में लिखा है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड विद इन योर सिलेबस। वो हमने आपसे पहले कहा कि वो अपने करिकुलम के अंदर से क्वेश्चन पूछता है, वो आप इनकरेज करते हो। वो कोई बाहर का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको डिस्करेज करते हो। अब क्वेश्चन आना क्यों बंद हो गए? प्रश्न आना, ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों के मन में इतनी देर में ये क्वेश्चन आया होगा? इस कमरे में जितनी चीज़ें हैं वो कैसे बनी होंगी, कहाँ बनी होंगी, हाथ से बनी है कि मशीन से बनी है, कलर कैसे हुआ होगा, डाई कहाँ बनी होगी, कौन सा पिगमेंटेशन हुआ होगा? किसी के मन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा, भले इस कमरे में पहली बार आए हों। ये पेंटिंग यहाँ पर टंगी है तो बच्चों ने बनाई है कि टीचर ने बनाई? सिंपल से छोटी छोटी क्वेश्चंस। या टंगी भी है कि नहीं टंगी है? हो सकता है यहाँ से पूरा कार्यक्रम करके चले जाएं, उसके बाद भी ये ऑब्जर्व मतलब दिमाग में ये ना आए कि एग्जैक्टली इस हॉल के अंदर क्या था। एक सामान्य ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं जो जीवन में हमने देखा है। तो प्रश्न आना बंद हो जाते हैं। प्रश्न को हम लोग, छोटा बच्चा होता है वो कोई भी खिलौना दे दो तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है, और जैसे खिलौना तोड़ेगा उसको डपट देंगे कि ये बहुत नालायक है, ये एक दिन भी खिलौना नहीं चलाता। वो तोड़ के देखना चाहता कैसे काम कर रहा है। हम लोग नहीं तोड़ के देखना चाहते। हमारे हाथ में कोई चीज़ आएगी तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, हमने डिस्ट्रक्टिव मान लिया उसे, उसकी जिज्ञासा नहीं मत समझा। तो वो द वे ऑफ लाइफ, जिस तरह से हम उसको इनकलकेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप शिक्षा में पीछे जाइए, आप सब लोगों ने सुना होगा कि प्राचीन समय में एक शिक्षाविद होते थे विष्णु शर्मा जी। सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना? 5-6 लोगों ने सुना है। अब उनके अगर पुस्तक का नाम बताएंगे तो शायद सबने सुना होगा। उन्होंने लिखा था पंचतंत्र। पंचतंत्र क्यों लिखा था? क्या जरूरत पड़ गई पंचतंत्र लिखने की? एक राजा थे, उसके बच्चे उस योग्यता को धारण नहीं करते थे कि वो गुरुकुल में रह करके, जो उस समय का ट्रेडिशन था, वो उसको सीख करके ज्ञानवान हो पाए। तब राजा ने क्या किया कि विष्णु शर्मा जी से कहा कि भाई ये अनहैंडल, ये इन बच्चों को हैंडल करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इनको, लेकिन हमारा राजपाट तो इन्हीं को चलाना है, तो इनको आप समझाइए। तो उनको समझाने के लिए स्टोरीज के माध्यम से उन्होंने पंचतंत्र लिखा, जिसमें सिम्बॉलिकली जानवर हैं और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो शिक्षाएं निहित हैं उसमें पूरा नीति शास्त्र समाहित है। पूरा नीति शास्त्र उन कहानियों के माध्यम से उन्होंने समझाया। और आज की डेट में अगर कितने लोगों ने अपने बच्चे के हाथ में पंचतंत्र दिया होगा? अगर इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से शायद 2 लोगों ने, 3, 4, 5 होंगे मैक्सिमम। तो केवल 5 लोगों ने स्टोरी बुक के नाम पर पंचतंत्र पढ़ने के लिए दिया होगा। बाकी हम लोग पढ़ने के लिए क्या देते हैं? स्टोरीज। उसको फ्री टाइम में, हर समय सिलेबस नहीं पढ़ता ना बच्चा। तो जिस तरह से हमें अपने उस छोटे से बच्चे को सामर्थ्यवान बनाना है, सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमें क्या करना है? उसके लिए एक तो लोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दिया, जो जितना अच्छा रिप्रोड्यूस कर ले उतना अच्छा स्टूडेंट। यही है ना शिक्षा का मतलब। आज के समय में शिक्षा का मतलब तो यही है ना कि जो इन्फॉर्मेशन उसे दे दिया, जितना अच्छे से वो उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, वो उतना ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति है। शिक्षा का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और वो जा कर के किसी कार्य को, उसका एटीट्यूड कैसा है, किस तरह का व्यक्तित्व निर्माण हुआ, किस तरह से उसका चरित्र निर्माण हुआ। और वास्तव में जब उसको कोई जिम्मेदारी मिलेगी, चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे उसको अपने व्यवसाय की जिम्मेदारी हो, या सरकारी सेवा में आएगा तो इस नौकरी को धारण करने की जिम्मेदारी हो, तो वो किस कुशलता से करेगा, या क्या उसकी अप्रोच होगी, किस तरह से चीज़ों को देखेगा। जैसे बात हुई करुणा और शौर्य और बहुत सारी चीज़ों की, तो उसके अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज़ का स्तर क्या है, इसका परीक्षण संभवतः कहीं नहीं होता है। किसी कंपटीशन में नहीं होता है, किसी जेई में नहीं होता है, किसी नीट में नहीं होता है, किसी यूपीएससी में नहीं होता है।
और किसी बोर्ड के एग्जाम में नहीं होता है। हम क्या करते हैं परीक्षा के नाम पर कि एक डिफाइंड करिकुलम और सिलेबस है, उसको रट के कितना सुंदरता से आप रिप्रोड्यूस कर दीजिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? वो लोग कहते हैं ना, जैसे सर ने कहा कि हम लोग पुरोहित नहीं बना रहे हैं, संस्कृत का समावेश किया है। भाई वेद की बात करते हो तो वेद में आयुर्वेद भी है, वेद में संगीत भी है, वेद में सब कुछ है, पूरी जीवन शैली है। शायद अकेला एक ऐसा सनातन परंपरा होगी जिसमें जीवन से जुड़े हुए सारे पहलू हमारे शास्त्रों में हैं। अब वो उस समय की जरूरत के हिसाब से लिखे गए। अब उसमें उस समय की जरूरत के हिसाब से हमने जिस रूप में स्वीकार करना है उतना हम कर सकते हैं ना। पूरा अगर एक तरफ से हम उसी को ना करें तो यहाँ विमान शास्त्र लिखा गया, यहाँ शायद आपको ढूंढे नहीं मिलेगा लेकिन नासा की लैब में मिल जाएगा। हमारी कितनी किताबें हैं जो ले जाई गई हैं और वेस्ट में उन पर बड़ी रिसर्च हुई है और उनसे क्लू लिया है। एग्जैक्ट पूरा कोड तो है नहीं, ये क्लू है कि ये हो सकता है, तो वो कहते हैं इसमें लिखा है तो हो सकता है। फिर उस आइडिया पे काम करना शुरू किया और उन्होंने कुछ बनाया। और जब पश्चिम में बन जाता है तो हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि साहब ये टेक्नोलॉजी किसी तरह हमें भी मिल जाती, ये सही है। अपने यहाँ क्योंकि हम ओरिजिनली अगर कहेंगे कि ये थॉट इस हमारी पुरानी किताब में है और इस पर हम काम कर सकते हैं, तो यहाँ लोग कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है। कि हम उदाहरण के देखने के लिए क्या करते हैं, हम उन्हीं पश्चिम के लोगों को देखते हैं कि वहाँ जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उनको हम फॉलो करते हैं। और पुरानी रिसर्च में जीरो किसने दिया, दशमलव किसने दिया, गणित में किसका क्या योगदान है, विज्ञान में किसका योगदान है, पुराने आप एंशियंट उसमें देखोगे तो हमारी परंपरा में बहुत पहले से है। आज के परंपरा में देखोगे तो हिंदुस्तान का योगदान कितना है, कितनी नई रिसर्च में, मतलब हम ये नहीं कह रहे जीरो है, लेकिन फिर भी कितना है। एक समय था जितने मॉडर्न थॉट्स थे कि सूर्य पृथ्वी की तरफ नहीं, जो आपका सौरमंडल है, हम लोग कब से ग्रहों की और स्टार्स को, एस्ट्रोनॉमी को अध्ययन करते। उस समय तो उसको पहले भले अंधविश्वास माना जाता हो, लेकिन आज वैज्ञानिक है। जो आपकी पत्रा कहती है वही आपका एस्ट्रोनॉमी कहती है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, वो पता नहीं कब से बता रहे हैं। सैकड़ों हजारों सालों से हमारे यहाँ उसकी गणना हो जाती थी। आज की डेट में हम नहीं कर पा रहे हैं, नई चीज में लीड नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में हम लोग एक अच्छे फॉलोअर हैं, हम लोग अच्छे लीडर नहीं हैं। और जब बात होती है विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु तो बहुत बाद की चीज़ है। पहले तो हमें हर क्षेत्र में लीड करने के लिए अपने जो बच्चे हैं जो इस समय विद्यालय में हैं, वो लोग जब टेक ओवर करेंगे तो जिस स्थिति में आज का भारत है उससे श्रेष्ठ स्थिति में भारत होना चाहिए। उनकी सामर्थ्य, उनकी क्षमता हमसे कई गुना बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए उनको तैयार करने की बात है कि वो हमसे बेहतर कैसे बनेंगे, हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान कैसे बनेंगे, और उनको सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो उसी का एक ये प्रयास है जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से शुरू हुआ था कि हमें कोई एग्जिस्टिंग सिलेबस से कुछ हटाना नहीं है, उसको खाली उसमें इस तरह से मॉडर्नाइज करना है कि बच्चों के चेतना में, बच्चों के मस्तिष्क में एक जो भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश के साथ वो विज्ञान को समझे। इतना स्थिति है जो अदरवाइज आप किसी भी बोर्ड को फॉलो करिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एक काम अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड का विद्यालय खोलें। आप आईसीएसई के हैं, आप सीबीएसई से हैं, आप आईबी से हैं, आप जिस भी बोर्ड से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चों को हैंडल करना है उसमें ज़रूर थोड़ा सुधार की ज़रूरत है कि इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करने के अलावा बच्चे के अंदर कौन सी क्षमताएं विकसित करनी है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी तरफ हमारा ध्यान निश्चित तौर पर होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। तो वो ध्यान जरूर होना चाहिए कि उसके अंदर सूचनाओं को रिप्रोड्यूस करने के अलावा भी शिक्षा है। बहुत से लोग कहते हैं इसके बाद कौन सी डिग्री है, ये बड़ी बात, भारी बात कर रहे हैं। डिग्री क्या होता है?
एक करिकुलम पढ़ा, सूचनाओं को रिप्रोड्यूस कर दिया, आपको डिग्री मिल गई, तो उस केवल डिग्री की वजह से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्ति किसी उसमें जिसके पास डिग्री ना हो उसका मस्तिष्क को ये मान लिया कि ये काम नहीं करता है। ऐसा होता है क्या? तो मस्तिष्क ईश्वर ने सबको अवसर दिया है कि वो अपने को विकास सर्वश्रेष्ठ रूप में कर सकता है। तो उसके लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वो कैसे करेंगे। अब उसके लिए हम कैसे किस माध्यम से उन बच्चों को डील करेंगे वो अच्छी बात है। बहुत लंबा बोलना बहुत इस अवसर के गरिमा के प्रतिकूल होगा कि सर ने बहुत अच्छा बोला और सारे प्रश्नों का, सारे समाधानों का पूर्णता से उत्तर दिया, और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। आपको अलग से पंचतंत्र की कहानियां नहीं देनी है। अगर हमारी पुस्तक बोर्ड की, अगर आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के साहित्य पढ़ेंगे तो 9वीं तक आते आते ही आपको 25 पंचतंत्र की अच्छी कहानियां बच्चों को उसी में पाठ के अंदर ही मिल जाएगी, मूल्यांकन के साथ, प्रश्नों के साथ। तो इसी के साथ आज की इस बैठक पूर्णता की तरफ जा रही है। आप सब ने इतना समय दिया है तो इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सर 11 बजे ही सोनभद्र के दूर दूर इलाके से आ गए थे और अभी हमारी तैयारियां चल ही रही थी तो आ गए थे। तो आप सब लोग, और इतनी देर तक आप लोग जो बैठे हैं, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे आप सब बैठे हैं, तो आप सब निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आपका भाव है, तो ही आप इतनी देर तक बैठे हैं। मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, जो कि इतना व्यस्तम समय होने के बाद भी आपने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। डीआर साहब का निरंतर हमें सहयोग मिल रहा है तो उसके लिए मैं डीआर साहब का आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय संजय सर का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे मुख्य वक्ता जो आज कार्यक्रम के डॉक्टर एनपी सिंह जी, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम सबके मध्य में बात को रखते हैं, आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करने में मुख्य रूप से जिन्होंने भूमिका निभाई यहाँ स्थानीय स्तर पे, आदरणीय भाई अश्विनी जी, आदरणीय भाई ज्वाला जी, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो पिछले 1 महीने से हमें इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। गाजीपुर से जो कार्यक्रम किए, यहाँ भी आदरणीय दुर्गेश जी, आदरणीय विशाल जी भी आए हैं, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय धीरज जी, जो कि हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं इस मिर्ज़ापुर मंडल के, भदोही में आपने बहुत ही कोऑर्डिनेट किया, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय संदेश भ्राता जी का मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, सह राज्य प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान के। और इस विद्यालय के प्रबंधक डायरेक्टर आदरणीय श्री अमरदीप जी का, जिन्होंने एक बार के आग्रह पे आपने हमें ये प्रांगण और पूरी टीम लगा के दी, मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ ही कार्यक्रम की पूर्णता की घोषणा करता हूँ। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार।